जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज हमारी चल रही थी कि में आगे कंटिन्यू हम लोग बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों का मैटर क्या है, शेड्यूल्स का। फिर प्रस्तावना हमने देखा, मूल अधिकार हमने देखा, नागरिकता हमने देखी। और अब हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक। तो आज हम उसी में, कल हमने देखा था कि इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। लेकिन रिवाइज करने से पहले ये देखते हैं कि डीपीएसपी के अतिरिक्त संविधान में निदेशक तत्व और कहाँ रखे गए हैं। ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप। वो हेडिंग क्या होगी कि भाग 4 में हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो भाग 4 के अतिरिक्त संविधान में निदेशक तत्व कहाँ कहाँ हैं। ठीक। तो ये निदेशक तत्व हैं 3 जगह। ठीक। आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 क्या कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या करना है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो जो भाषाई अल्पसंख्यक है उसके राज्य में उनको जो शिक्षा दे वो कैसे दे, उनकी अपनी मातृभाषा में। ठीक। ये आर्टिकल 350 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 351 इसके तहत क्या कहा गया है, इसके तहत ये कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करे, ताकि एक सामाजिक सांस्कृतिक एकरूपता, भाषाई एकरूपता लाई जा सके, एकता को बढ़ावा मिले। ये आर्टिकल 351 के तहत कहा गया है, संघ सरकार को यह अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 335 इसके तहत राज्य या केंद्र में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। ये भी आरक्षण देना किसका कर्तव्य है, राज्य का। लेकिन इस आरक्षण में देखना है कि उनका जो है वहां पर प्रतिनिधित्व अगर बराबर ना हो सामान्य की तुलना में, तब उनको आरक्षण देना है। ठीक। तो ये क्या है, भाग 4 के अतिरिक्त संविधान में निदेशक तत्व हैं। निदेशक तत्व वो होते हैं जो राज्य के द्वारा, मतलब राज्य उनको इम्प्लीमेंट करता है, स्वतः इम्प्लीमेंट नहीं होते। राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उनको क्या करे, लागू करे अपनी नीतियों में। ठीक। तो राज्य को पॉलिसी बनाने के लिए वो किसकी तरह काम करते हैं, गाइड की तरह काम करते हैं। ठीक।
तो ये हुआ। अब देख लेते हैं सॉरी, मूल अधिकार लिख गया। डीपीएसपी की आलोचना। किस आधार पर इनको क्रिटिसाइज किया जाता है? क्रिटिसाइज करने का आधार सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये गैर न्यायोचित है। मतलब इनको लागू कराने के लिए आप अगर न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय आपकी नहीं सुनेगा। इसके आधार पर इनको क्या किया गया है? क्रिटिसाइज किया गया है। क्या क्या क्रिटिसिज्म लोग कहते हैं? तो क्या क्या कहते हैं? इनको कहा गया कि ये महत्वाकांक्षा मात्र हैं। ठीक, मतलब वास्तविकता इनमें नहीं है। ये भी कहा गया, इसको कहा गया कि ये फेबियन समाजवाद, जो समाजवाद का दिखावा करे। ठीक, और यह एक कूड़ा घर है, यहां तक कह दिया गया। कुछ ने क्या कहा कि ये महात्मा गांधी को अंतिम श्रद्धांजलि है। और कुछ ने ये कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान, जिसका पेमेंट राज्य या बैंक कहिए की इच्छा पर निर्भर है। अगर वो उसका मन होगा तो वो पेमेंट करेगा, उसका मन नहीं होगा तो पेमेंट नहीं। ये सब इनके क्या है? इनको लेकर के क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसी ऐसी चीजें इसके बारे में बोली जाती हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो बोला जा रहा है, मेन इसका ये इस कारण से बोला जाता है। ठीक, तो ये जो बोला जा रहा है, क्या ये वास्तव में सही है या नहीं? ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनको गैर न्यायोचित रखा क्यों गया। जब संविधान में इनको शामिल किया गया तो इनको गैर न्यायोचित क्यों रखा गया? गैर न्यायोचित रखने के पीछे क्या कारण थे, पहले ये देख लीजिए। सबसे बड़ा कारण ये था कि संसाधनों की कमी थी। इसमें सारे प्रोविजन लोक कल्याण से संबंधित हैं। राज्य के पास, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, तो उसके पास इतनी संसाधन नहीं थे कि वो सभी इच्छाओं को क्या कर सके, पूरी कर सके। तो उन्होंने क्या किया? प्रायोरिटी सेट की। प्रायोरिटी जीवन में भी आपको सेट करना है, अपनी लाइफ में भी, और अपने आ, क्या कहते हैं, कैरियर के प्रति या भविष्य के प्रति, ये आपको प्रायोरिटी सेट करके ही चलना है। वैसे ही इन्होंने भी किया। जब हमारे पास संसाधन नहीं है इतने कि हम सभी की इच्छाओं का पूर्ति कर सकें, राम राज्य स्थापित कर सकें, तो क्या करेंगे? हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो जो मूलभूत चीजें थी वो हमने न्यायोचित करके मूल अधिकार में दे दी। किसने? संविधान वेत्ताओं ने, जिन्होंने भी संविधान बनाया। और जो था कि आगे भविष्य के लिए जनता जैसे जैसे जागरूक होगी, वो संविधान पढ़ेगी, तो राज्यों से, राज्य सरकारों से अपने आप इसको क्या करेगी? लागू करवाएगी कि भाई हमें ये जो है, जो इसमें अधिकार लिखे हो कि राज्य को ये करना है, तो आपकी नीतियां कहाँ हैं जो ये कर रही हैं? तो ये जनता की जागरूकता पर आधारित होगी।
तो संसाधन हमारे पास सीमित थे, इस वजह से हमने ये काम। दूसरा, देश में विविधता ज़्यादा थी, किसको किसको सपोर्ट करते और किसको सपोर्ट ना करते। जैसे समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज हम ला रहे हैं तो आज हंगामा हो रहा है, उस समय लाते तो उस समय और हंगामा होता। क्यों? क्योंकि उस समय की जनता उतनी शिक्षित नहीं थी कि वो उसको क्या कर सके, उस चीज को एक्सेप्ट कर सके। इसका उदाहरण क्या था? हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल 3-4 स्टेप में आया। स्वामी करपात्री जी, आपने नाम सुना होगा, हिंदू धर्म के आचार्य हैं। उन्होंने क्या किया, अनशन कर दिया था उस समय कि जब अगर ये बिल लाए नेहरू जी और अम्बेडकर जी तो हम सुप्रीम कोर्ट में अनशन करेंगे, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। महिलाओं को अधिकार दे दिया गया, महिलाओं के अधिकारों की बात थी। अब कोई सती प्रथा में अनशन करने लगे तो बेवकूफ़ है कि नहीं ये हमारे धर्म की बात है। क्यों धर्म की बात है? अगर इतनी धर्म की बात है तो आप ही चिता पर बैठ करके जल जाइए और धर्म की रक्षा कीजिए। एक बच्ची या एक जो विधवा औरत है उसको भी जीने का अधिकार है, उसमें उसकी क्या गलती कि उसके पति मर गए? तो समझ गए बात। तो बाल विवाह सती प्रथा का ऐसे ही विरोध किया गया था, लेकिन क्या था कि उस समय लोगों में जागरूकता नहीं थी। लेकिन उस हिसाब से जब खत्म किया गया सरकार के द्वारा, कहीं कहीं फिर भी चालू थी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई। मानवाधिकार की आज हम बात कर रहे हैं, आज अपने अधिकार की बात छोड़ करके के साथ साथ क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के अधिकार की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी जागरूकता का, इंटेलेक्चुअल का, बौद्धिकता का लेवल बता रहा है। ठीक। तो उस समय हमारे पास विविधता इतनी ज़्यादा थी कि एक रूपता नहीं लाई जा सकती। ठीक। संसाधन सीमित थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि संविधान निर्माताओं को जनता की जागरूकता पर ज़्यादा विश्वास था। बजाय न्यायालय के। उनको इस मामले में न्यायालय पर विश्वास कम था, बल्कि जनता की जागरूकता पर ज़्यादा था कि जैसे जैसे जनता जागरूक होगी, पढ़ी लिखेगी, संविधान पढ़ेगी और उसके बाद क्या करेगी, तो वो अपने अधिकारों को जानेगी और ये भी जानेगी कि राज्य को, जिस राज्य को टैक्स दे रहे हैं उस राज्य का क्या कर्तव्य है। ठीक। इस वजह से इनको क्या रखा गया, गैर न्यायोचित। और ये सारी आलोचनाएं इसी गैर न्यायोचित होने के कारण है। अब हम बारी बारी से इनका देख लेते हैं कि क्या ये जो है सही हैं या गलत। तो उसके लिए हमें देखना है कि डीपीएसपी को लागू कैसे कैसे किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने वाले उदाहरण, तर्क और उदाहरण पर बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे कि कहा जाए कि लागू है और फिर बाद में पता चले कि वो लागू नहीं है। ठीक। तो उसके पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। देखिए, आर्टिकल 36, 36 से शुरू है डीपीएसपी। आर्टिकल 36 में ये बताया गया है राज्य की डिफिनीशन। तो इसमें ये कहा गया है कि राज्य की वही डिफिनीशन है जो मूल अधिकार वाले भाग में आर्टिकल 12 में है। ठीक। तो राज्य तो वही है जो वहाँ पर डिफाइन किया गया है। मतलब सारे संवैधानिक पद, सारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कार्यपालिका, ये सब किसमें है, राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक। उसके बाद ये जो पीएसयूज हैं, निगम, ये सब क्या हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमने आपको बता रखा है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। ठीक। तो ये आपको आर्टिकल 36, 37 जो मूल
डीपीएसपी शुरू हो रहा है वो आर्टिकल 38 से शुरू हो रहा है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? पद, आय और प्रतिष्ठा, साथ में अवसर की समानता की बात करता है, या असमानता को कम करने की बात करता है। तो ये हमने क्या क्या किया? आर्टिकल 15(4) दे दिया। 15(4) में क्या किया? जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं और जो SC ST हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनको शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया, उनको विशेष सुविधाएं दी। ठीक, तो ये इसके द्वारा लागू हुआ। अवसर की समानता हमने आर्टिकल 16 में दे रखी थी और 16(4) में क्या था? आरक्षण। ठीक, तो ये हमने दिया। तो अगर आपसे ये पूछें कि हमने खाली वादा किया था, राज्य ने कुछ दिया या नहीं दिया, तो आप क्या कहेंगे? कि नहीं, कुछ कार्य भी किया। तो जो उनकी आलोचना थी वो क्या हो जा रही है? नल एंड वाइड। देखिए, 100% वादा पूरा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो रहा है, जिस हिसाब से संसाधन है राज्य के पास, उस हिसाब से उन्होंने सही प्रोग्रेस की। वो फेल क्यों हुए वो हम आगे डिस्कशन का हमारे पात्र रहेगा, टॉपिक रहेगा। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि जो इनका आलोचना लग रही है, इन पर ब्लेम लग रहा है, क्या वो ब्लेम पूरी तरीके से सही है? तो सही नहीं है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या कहता है? कि कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित करता है जिनको राज्य को फॉलो करना चाहिए, जैसे एक समान वेतन देना, कार्य की जो दशाएं हैं वो सही रहें, ठीक, निर्वाह मजदूरी देना, ये सब चीज़ें। तो क्या ये नहीं हो रही हैं? मिनिमम वेजेस एक्ट पास हुए हैं, ठीक। तो ये सब आर्टिकल 39 के तहत है। 39B और C ये क्या कह रहे हैं? धन का या संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमने पास किया 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है? हम संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिए। क्यों? क्योंकि हमें जमींदारी उन्मूलन लागू करना था, भूमि सुधार लागू करना था, ठीक। आर्टिकल 39A ये क्या कह रहा है? समान न्याय और निःशुल्क आर्थिक सहायता। इसके लिए हमने क्या किया? एक संस्था है नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी स्थापना की, सभी को न्याय मिले। लोक अदालत वाली बात चली, ठीक। धन और संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, इसके लिए हमने क्या किया? भूमि सुधार लागू किए, जमींदारी उन्मूलन कानून लाए, और ये शुरुआत से ही किए। 1951 में हमने पहला संविधान संशोधन किया, जिसके द्वारा 9th शेड्यूल लेकर के आए। जमींदारी, कृषि सुधार, ये सब इसी में है 9th शेड्यूल में, जिस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, ठीक। चौथा संविधान संशोधन हमने किया कि सुप्रीम कोर्ट को उससे मुआवजे डिसाइड करने से दूर रखा। 25वां संविधान संशोधन किया। आय, पद, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता के लिए एक चीज और लिख सकते हैं। 26वें संविधान संशोधन से 1971 से हमने प्रीवी पर्स खत्म कर दिया,
प्रीवी पर्स वाला कॉन्सेप्ट, जो राजा महाराजा को विशेषाधिकार मिले थे जब वो भारत में शामिल हुए थे, उस विशेषाधिकार को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक, उनको जो पेंशन मिलती थी वो खत्म कर दी गई। इस धन के संकेंद्रण न होने पाए, इसके लिए एक और लिख लीजिएगा, बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सब चीजें जो है याद नहीं रखनी है, आप पढ़ते पढ़ते अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अगर आप 1951 से जर्नी स्टार्ट कीजिए तो कब क्या क्या हुआ। महिलाओं के लिए हमने क्या किया, महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध के लिए हमने वहाँ पर मूल अधिकार पर भी बात की, कि राज्य जो है उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। आरक्षण, महिला आरक्षण आपने से नाम सुना होगा। अभी लोकसभा और लोकसभा में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल पास हुआ, संविधान संशोधन हुआ। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये 39 BC तक है। अब उसके बाद 40 ग्राम पंचायत। अब बताइए, ग्राम पंचायत का गठन भी हमने किया और उनको शक्तियां भी दी। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, लोकल गवर्नमेंट को 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-93 के आसपास ये किया गया। ठीक, हमने क्या किया, स्थानीय सरकार बनाया। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ इसे कहा जाता है। ठीक, लोकल गवर्नमेंट को, ये हमने किया। तो खाली बातें की या हमने उस पर काम भी किया, काम भी किया। ठीक, तो 40वां ये हुआ। 41, 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना हमने चलाई। सामाजिक सुधार कार्यक्रम हमने चलाए। मनरेगा चलाया। ये सब क्या है, आर्टिकल 41 को ही तो वो कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं। ठीक, 42, 42 में मातृत्व लाभ, कार्य की मानवोचित दशाएं, इनसे संबंधित हमने लेबर लॉज लाए, मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट लाए। ये सब क्या है, नीति निर्देशक तत्व को ही फुलफिल कर रहा है। ठीक, 43, 43 क्या है कि उद्योगों में जो कामगार हैं उनको कुछ चीज़ों के लिए राज्य प्रमोट करेगा। तो 43A और 43B। 43A क्या कह रहा है, प्रबंधन में उनकी हिस्सेदारी। दूसरी बात, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, जिससे वो अपना जीवन गरिमापूर्ण जी सकें। तो इसके लिए हमने क्या किया, आर्टिकल 21 को मूल अधिकार घोषित किया है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार केवल जीवन जीने से नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने से बात की जा रही है। ठीक, आर्टिकल 43B के तहत क्या है, सहकारी समितियों का गठन किया। आर्टिकल 43 में ही आप लिख लीजिए, कुटीर उद्योग, हमने सिडबी बैंक स्थापित किया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। MSME किया, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक, उसके बाद क्या किया, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,
ये सब स्थापित किया। ये सब क्या है? कुटीर उद्योग को, सहकारी समितियों को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। सहकारी समितियों से संबंधित हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 2011। सहकारी समितियां बनाने का क्या कर दिया गया? मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। तो केवल हवा में चीजें हैं या लागू भी हो रही हैं? लागू भी हो रही हैं। इसकी आलोचना सही नहीं है। हाँ, जो हमारी चीजें लागू हुई हैं वो हम उस तरीके से अभी उसमें सक्सेस नहीं हो पाए कि हम सभी को वो चीजें दे सकें। ठीक, तो अभी हम प्रोसेस में हैं। ठीक, और आगे देखते हैं। 44th यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये अभी तक प्रोसेस में है। ताकि सिविल सिविल कानून कौन से होते हैं? तलाक के उसमें, और उत्तराधिकार से संबंधित मामले। ठीक, ये सब क्या है? सिविल मामले। इनमें क्या हो? एक समान कानून लागू हो। इसके अभी हम प्रोसेस में हैं, पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए। ठीक, चरण में लागू कर रहे हैं। जैसे हिंदुओं में हमने हिंदू कोड बिल ला करके वो कर दिया, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं कर पाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी भी मुस्लिमों पर लागू होता है, ईसाइयों पर ईसाई वाला लागू हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस में है, अभी हम ये पूरी तरीके से नहीं कर पाए। 45 में एक करेक्शन है। कल मैंने इसमें बताया था कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। यहाँ पर 14 वर्ष ना हो करके 42 अमेंडमेंट में इसको वो चेंज किया गया। 42 नहीं, 86। ठीक, और यहाँ पर ये किया गया 0 से 6 वर्ष तक के। तो ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये बहुत पूछा गया है और इसमें करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। ये एक ब्लंडर मिस्टेक थी जो कल हुई थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में क्या है? 0 से 6 वर्ष। और आर्टिकल 23 में क्या था? 24 में और 21A में 14 वर्ष तक। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा जो मूल अधिकार। यहाँ पर हमने क्या किया? 45 में 45 में हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसकी क्या की? लैंग्वेज चेंज की। जो 14 वर्ष तक था पहले उसको कहाँ ले गए? मूल अधिकार में। और 0 से 6 वर्ष तक का फिर हमने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। सर्व शिक्षा अभियान, RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया। ठीक, जो कि मूल अधिकार हमने दिया, बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? 45। 46 46 क्या है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों को राज्य विशेष आर्थिक सहायता देगा। इसके लिए क्या किया? राज्य ने में क्या किया गया? अस्पृश्यता का अंत वाला कॉन्सेप्ट लाया गया सामाजिक उन्नति के लिए उनकी। और आर्थिक उन्नति के लिए क्या किया गया? आरक्षण दिया गया। सामाजिक उन्नति, आरक्षण क्या है? सामाजिक उन्नति का आधार है। धीरे धीरे उससे आर्थिक उन्नति भी मिल रही है उनको। तो ये सब क्या है? आर्टिकल 46। आर्टिकल 335 रखा गया, अभी हमने पढ़ा, जिसमें उनको आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, सेवाओं में। 47 47 क्या है? पोषाहार, मद्यपान का निषेध, मद्यपान का निषेध, नशीली दवाओं का कारोबार, इन पर निषेध। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में बिहार में शराबबंदी। NDPS एक्ट हमने लागू किया, जिसमें नशीली दवाओं के कारोबार को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित किया गया है। लाइसेंस की जरूरत है, केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही आप कर सकते हैं व्यापार। ठीक, तो ये सारी चीजें 47 में। 48 48 में क्या है? दुधारू पशुओं का संरक्षण, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा,
साइंटिफिक टेम्परामेंट राज्य क्या करेगा, उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करेगा। इसके लिए क्या है, अभी हमने गोवध हत्या प्रतिबंध अधिनियम लाए कि दुधारू पशुओं को आप नहीं मारेंगे। वैज्ञानिक शोध के लिए हमने अपनी वैज्ञानिक नीति CSIR की स्थापना कर दी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना की। ये सब क्या है, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दे रहे हैं। हाई लेवल के क्या किए, संस्थान स्थापित किए उच्च स्तर के, जो अच्छे लेवल का रिसर्च कर सकें, IIT वगैरह। ठीक, तो ये सब क्या है, 48 के तहत हमने इनको प्रमोट किया। तो केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं। 48A पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर क्या कर रहे हैं, वन्य जीव अधिनियम आया 1972। ठीक, फिर वन अधिनियम आया 1980। ये सब क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ही नीतियां हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये जो अभी हम लोग पंचामृत वो किए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है। 49 स्मारकों का संरक्षण राज्य करेगा, जो विरासत स्थल है उनका संरक्षण। ठीक, इसके लिए ASI की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। कई सारी नीतियां, आपने एक नाम सुना होगा, हृदय नीति, हृदय योजना, हेरिटेज के लिए। ठीक, कई तरह के सर्किट, अलग अलग बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, ये सब हम नीतियां जो है चालू कर रहे हैं, योजनाएं। ये सब क्या है, 49 के तहत। 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये पृथक्करण है ही संविधान में, पृथक्करण। ठीक, केशवानंद भारती केस के बाद तो और पृथक्करण हो गया। ठीक है। 51 अंतर्राष्ट्रीय समझौते, शांति समझौते लागू करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, कूटनीति के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाएंगे, युद्ध को बचाव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी भारत क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कूटनिरपेक्षता नीति का आप उदाहरण दे सकते हैं आर्टिकल 51 में। ठीक है, सॉफ्ट पॉलिसी भारत की। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, केवल चीज़ें हवा में नहीं है, तो ये आलोचना क्या है, गड़बड़ है, आलोचना पूरी तरीके से सही नहीं। ठीक, और तो और इन सब चीज़ों से एक चीज़ और कह सकते हैं कि DPSP संविधान में समाजवाद का बीज है, क्योंकि यहाँ पर समाजवाद की बात ज़्यादा हो रही है। समाजवाद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है आपको। ठीक, दूसरी बात, हाँ, हम फेल पूरी तरीके से ना तो सक्सेस हुए ना फेल हुए, उसके लिए कुछ कारण हैं। अभी भी हमें जागरूक और शिक्षित जनसंख्या की आवश्यकता है, कि जनसंख्या क्या हो, जागरूक हो और शिक्षित हो, ताकि वो इशूज को समझे और गवर्नमेंट से वो क्या करे, प्रेशराइज करे। दूसरी बात, अपर्याप्त हमारे पास संसाधन है, संसाधन सीमित हैं, तो हमें प्रायोरिटी सेट करना है कि जो ज़रूरी हैं उनको हमें पहले वो करना है, और जो गैर जरूरी हैं उनको थोड़े दिन बाद। जरूरी तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन अभी है मुद्दा ये है कि कौन ज़्यादा जरूरी है, कौन कम जरूरी। तीसरी बात, जनसंख्या विस्फोट हो गया। आज भारत
जनसंख्या के लेवल पर वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है। अब अगर जनसंख्या सीमित होती तो उनकी इच्छाओं का मतलब हम जीवन स्तर क्या होता, उच्च होता, उनकी इच्छाएं मैक्सिमम सेटिस्फाई की जा सकती। लेकिन जो है जब जनसंख्या विस्फोट हो गया तो हम गरीबी, भुखमरी इन्हीं से अभी लड़ रहे हैं। ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य का स्तर उतना उच्च नहीं है। ठीक, ये सब है। और सबसे मोटी बात, जो सबसे बड़ी बात है इन सब में, कि हमारे जो केंद्र और राज्य सेंटर स्टेट रिलेशन थे उनमें क्या है, उतार चढ़ाव आया, यूनिफॉर्म नहीं रहे। केंद्र में जो सरकार थी वही राज्य में नहीं रही। केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार, राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार, और उनमें आपस में खींचातानी चल रही है पावर को लेकर के। और इसका हाल फिलहाल एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में झगड़ा चल रहा है। पांडिचेरी में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में झगड़ा चल रहा है। ठीक है, साउथ में केरल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में, वहाँ पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें सब में क्या है, या सेंटर स्टेट रिलेशन यूनिफॉर्म या अच्छी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से अभी क्या हो रहा है, पूरी तरीके से हम इस पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन पूरी तरीके से असफल भी नहीं है। अभी हम विकासशील पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अंतर, क्या क्या अंतर दोनों में है। तो पहला, ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जा सकते, और ये न्यायोचित है। दूसरी बात, ये सकारात्मक रूप में है। सकारात्मक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये राज्य को कुछ करने का आदेश देते हैं कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। और ये निगेटिव सेंस में है, मतलब ये राज्य को मना करते हैं कि राज्य ये नहीं कर सकता बिना किसी कारण के। तो वो सकारात्मक है और ये नकारात्मक। ठीक, तीसरी बात, इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। मतलब कोई नीति बनाए तो हम ये नहीं कि उसमें क्या करें, इनको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन यहाँ पर नीति बनाए या आपातकाल के समय हम इनको स्थगित नहीं कर सकते। आपातकाल में जो भी पॉलिसी सरकार लाएगी, ऐसा नहीं कि उसमें ये तत्व नहीं होंगे, लेकिन इनको आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता। ठीक, और इसका एग्जाम्पल आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ करके बाकी सारे आर्टिकल क्या कर किए जा सकते हैं, आपातकाल के दौरान स्थगित किए जा सकते हैं, उनका निलंबन किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। फोर्थ, ये क्या करते हैं, सामाजिक और लोक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ये स्थापना करते हैं, और ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। और क्या कर सकते हैं इसमें, एक अंतर और लिख लीजिए, ये निरपेक्ष है और ये सापेक्ष। सापेक्ष इसलिए क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है,
और इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मतलब राज्य ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगा जिनसे इन जो मूल तत्वों को हैं इनमें से किसी को क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। सबके सब क्या है, सकारात्मक है। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिनसे इन नीतियों को क्या, इन पॉइंट्स को क्या मिले, प्रमोशन मिले। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ डीपीएसपी को लागू करने के लिए हम मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या था, आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करने के लिए हमने आर्टिकल 14 और 19 का क्या किया, उस पर वरीयता दी। ठीक, तो मूल अधिकार और एक तरीके से डीपीएसपी दोनों के बीच में क्या है, सामंजस्य बैठाना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 6 पॉइंट कि कुछ निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 39 बी एंड सी। इनको लागू करने के लिए हम लोगों ने 14 और 19 को पीछे छोड़ दिया। मतलब 14 और 19 के आधार पर इस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती जो इसको लागू करे। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। मतलब फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए डीपीएसपी का निलंबन नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बात। और अब 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला आया जिसको बोलते हैं मिनर्वा मिल्स मामला। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच में सामंजस्य का सिद्धांत दिया। इसको बोलते हैं कि दोनों के बीच में क्या करना है, सामंजस्य बैठाकर चलना है। कोई किसी के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि मूल अधिकार को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे और डीपीएसपी को कम, या डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए हम मूल अधिकार का गला घोट देंगे, ऐसा नहीं है। दोनों में क्या करना है, सामंजस्य बैठाकर चलना है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब हमें कोई भी विधि का तार्किकता जानने के लिए उसका जुडिशियल रिव्यू जब न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे तो हम दोनों को समान तराजू पर रख करके तौलेंगे। मतलब दोनों में सामंजस्य बैठाकर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा अगर कि डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए हम फंडामेंटल राइट का गला घोट देंगे या फंडामेंटल राइट को वरीयता देने के लिए हम डीपीएसपी का गला घोट देंगे। ऐसा नहीं होगा, बीच का रास्ता अपनाया जाए। ठीक है, ये मामला ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1980 में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो हमने प्रोविज़न पढ़े तो आज के मतलब भूमंडलीकरण के दौर पर वो रिलेवेंट हैं या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे और अलग अलग अधिकारों की बात करेंगे जिन पर अभी मुद्दा चल रहा है। जैसे यूसीसी चल रहा है, पर्यावरण संरक्षण पर बात चल रही है, उस पर देखेंगे कि हमारे तर्क क्या हैं, कोर्ट के तर्क क्या हैं और सरकार के तर्क क्या हैं। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।